वैसे तो भारत में ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस को कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। तो क्यों यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया? और यूपीआई आया तो ऐसा आया कि कुछ ही सालों में पेमेंट सिस्टम में कार्ड्स कंपनी को हराते हुए भारत में एक डोमिनेंट प्लेयर बन गया। और यूपीआई से इंस्पायर होकर गूगल ने तो यूएस फेडरल रिजर्व को ये तक कह दिया कि यूएस को भी यूपीआई जैसा ही फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। इसी वजह से यूएस फेडरल रिजर्व को फेड नाउ लाना पड़ा। तो क्या वो रीजन है जिसने यूपीआई को ग्लोबली इतना पॉपुलर बना दिया? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। देखिए 1980 से पहले भारत में प्राइवेट बैंकों की मोनोपोली चलती थी। इसकी वजह से जो गांवों के लोग हैं वो बैंकिंग सर्विसेज से वंचित रह जाते थे। इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव किए गए, जिसमें 1969 में 14 और 1980 में 6 नए प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया। इससे प्राइवेट बैंकों पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। तब तक बैंकों के द्वारा अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े रजिस्टर्स का यूज किया जाता था, जिसमें फोली नंबर होते थे। पहले किसी को पैसे भेजने होते थे तो या तो लोग मनी ऑर्डर कर देते थे या फिर किसी के हाथों भिजवा देते थे। बैंक सबसे लास्ट का ऑप्शन होता था, क्योंकि बैंक्स में अपने ही पैसों को निकालने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था। और अगर साइन वगैरह में चेंज आ जाते थे तो लंबे लंबे फॉर्म भरवाए जाते थे। इससे कस्टमर बहुत नाराज था। 1980s तक आरबीआई ने कस्टमर सर्विस को अच्छा करने और बुक कीपिंग एंड एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए बैंकिंग सेक्टर को कंप्यूटराइज करने का सोचा। और इसके लिए आरबीआई ने एमआईसीआर बेस्ड चेक प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड एटीएम्स को जगह जगह इंस्टॉल करवाया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के रूप में एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हो और आधे घंटे को वेट कर सकते हो तो एनईएफटी है। 2 लाख से ऊपर और तुरंत भेजने हो तो आरटीजीएस है। और 2 लाख से कम रियल टाइम में हाथों हाथ भेजने हो तो आईएमपीएस है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस अच्छे से तो काम कर रहे हैं, तो यूपीआई को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए ये सारे पेमेंट सिस्टम अलग अलग आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं और इसके साथ इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी ऐड करना, डिले ट्रांजैक्शन एंड चार्जेस। और साथ ही मार्च 2011 में आरबीआई ने एक सर्वे के थ्रू पाया कि भारत में पर सिटीजन सिर्फ 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और 10 मिलियन रिटेलर्स ने कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अपनाया हुआ है। और तब तक 145 मिलियन परिवार के पास कोई बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे। इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए फाइनली 2016 में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया। एनपीसीआई भारत में सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ने आईएमपीएस को भी लाया था। यूपीआई ने काफी हद तक सभी पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। किसी भी प्रोडक्ट के पॉपुलर होने के 2 मेन कारण होते हैं, एक तो उसकी जबरदस्त मार्केटिंग और दूसरा वो प्रोडक्ट लोगों के द्वारा कितना पसंद किया जा रहा है। यूपीआई की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड कन्वीनियंस ने पेमेंट प्रोसीड्यूर को कई गुना तक सिंप्लीफाई कर दिया है। यूपीआई की सक्सेस में इसकी लॉन्चिंग का टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ उसके ठीक 6 महीने बाद ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें 500 एंड 1000 की नोटों को डिमोनेटाइज किया गया। इसकी वजह से लोगों ने कैश को छोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर शिफ्ट होने लगे और यूपीआई का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 2.9 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन तक पहुंच गया। और इसी के दौरान जियो के द्वारा बहुत सस्ता डाटा भी ऑफर किया गया और पेंडेमिक ने यूपीआई पेमेंट को और ज्यादा लोकप्रिय कर दिया। गवर्नमेंट ने भी यूपीआई को बढ़ चढ़कर हर प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया। 2016 में भीम ऐप लॉन्च किया गया, जिसके जरिए यूपीआई से ट्रांजैक्शन और ज्यादा आसान हो गए। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने यूपीआई के प्रमोशन के लिए कई स्कीम्स एंड कैंपेन्स चलाए। यूपीआई की सक्सेस का एक और मेन कारण है इसकी दूसरे बैंकों के साथ सिमलेस इंटीग्रेशन और कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटरऑपरेबिलिटी। व्हाट्सएप पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एंड भारत पे के साथ इंटरऑपरेबल होने के कारण इन कंपनीज ने खुद यूपीआई को प्रमोट किया, जिससे यूपीआई पेमेंट लोगों का बेस्ट ऑप्शन बन गया। सिर्फ मई 2023 में 58% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ के साथ 9 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुए, जो भारत में रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का 75% ऑक्यूपाई करता है। और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में यूपीआई भारत के 90% ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को कवर कर लेगा। एनपीसीआई ने यूपीआई के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पर 30% मार्केट शेयर लिमिट लगाने के ऑर्डर दिए हैं, ताकि कोई भी सिंगल यूपीआई ऐप मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सके। इससे नए छोटे पेमेंट ऐप जैसे कि पेटीएम, व्हाट्सएप पे एंड अमेजोन पे आदि सर्वाइव कर सकते हैं और डोमिनेंट प्लेयर गूगल पे एंड फोन पे, जिनका 80% मार्केट शेयर है, इनको टक्कर दे सकते हैं। इससे कंपटीशन बना रहेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और यूजर्स के पास भी कई चॉइसेस होगी। एनपीसीआई ने इसकी डेडलाइन दिसंबर 2024 तय की है। यूपीआई 24/7 अवेलेबल है। अभी तक बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वॉलेट एंड गिफ्ट कार्ड वगैरह पर 1.1% इंटरचेंज फी ली जा रही है। इसमें कोई भी बेनिफिशियरी एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। यूपीआई में हर यूजर्स के लिए यूनिक वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, जो यूजर्स के बैंक अकाउंट से लिंक होता है। इससे आसानी से पेमेंट रिसीव एंड सेंड किया जा सकता है। यूपीआई मोबाइल नंबर एंड क्यूआर कोड को भी सपोर्ट करता है। यूपीआई से बिना क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट लॉन्च किया है, जो ट्रांजैक्शन को बिना इंटरनेट के प्रोसेस कर सकता है। इससे दूर दराज के इलाकों में बिना इंटरनेट के भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकेगी। यूपीआई को रुपए क्रेडिट कार्ड से भी लिंक कर दिया गया है। अब क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स डायरेक्ट यूपीआई से ले सकते हैं। अब तो यूपीआई में वॉइस कमांड, चैटबॉट एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई-रूपीज को भी इनेबल कर दिया गया है। कोई मिडल मैन नहीं, कोई हाई चार्जेस नहीं, डायरेक्ट 1 से 2 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको यूपीआई के आने से क्या बेनिफिट्स हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।